जो इस थंबनेल में जो लिखा है ना, ये कोई मजाक नहीं है, वास्तव में सच है। क्योंकि जिस टाइम मैंने इस एनीमे को देखा था ना, इसे कंप्लीट करने के बाद वाकई मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैंने आधे घंटे तक के मैं लगातार बिना रुके रोया था। और फिर उसके बाद में पूरे एक हफ्ते तक के मुझे ऐसे जैसे कोई सदमा लग गया। मैं पूरे टाइम बस इसी एनीमे के बारे में सोचा और इसी एनीमे के बारे में वो कर रहा। जो भी चीज़ मेरे सामने यूट्यूब पे इसके बारे में आ रही है, और मतलब उसकी चीज़ें देख देख के मैं रो रहा था पूरे एक हफ्ते तक के। ऐसी हालत कर दी इस एनीमे ने मेरी। गाइस मैं जो हूँ ना, तुम्हें पता है एक फनी सा इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ। असल में अभी कुछ दिनों पहले से योर लाइन अप्रैल को देखने से पहले मेरे पास यूट्यूब मतलब मुझे एक एनिमे के बारे में पता था, डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। और मैंने देखा उसके बारे में, मैंने कहा भाई ये इतना ज़्यादा खतरनाक एनिमे किसने बहुत से लोगों को रुला दिया। मैंने भी जिस हम पहली बार उसे देखा, मेरे मन में भी इसी तरीके से फीलिंग आने लगी। पहली बार नजरें मिलते मैंने कहा भाई बहुत रुलाने वाला है मुझे। अब जैसे ही मैंने उसे देखा, देखने के बाद कसम से कह रहा भाई उसने एक बूंद भी आंसू निकला, क्योंकि मैं इतनी जल्दी रोने वाला इंसान नहीं हूँ, समझ में आ गया। और वहीं पे जिससे मैंने से इसी के खत्म होने का, डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड के खत्म होने का, मेरे सामने इसका योर लाइन अप्रैल का ऐसे ही बस मुझे पता लग गया था। और जिससे मैंने से देखा, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इसके साथ में कैसा था, मेरे को भाई बिल्कुल अच्छा, एक भी रुलाने वाला सीन तो मतलब कुछ भी हो नहीं सकता। और जिससे मैंने से देखा पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। मतलब इसने मुझे इतना रुला दिया कि ये आज तक का मुझे सबसे ज्यादा रुलाने वाला एनिमे बन चुका। क्यों भाई कोई इसे जज ही नहीं कर सकता मेरे भाई। मतलब देखो मेरे भाई, कोई नहीं जज कर। मैं अगर तुम्हें सीरियसली बताऊँ ना, जिससे मैंने इस एनिमे को स्टार्ट करा था ना, इसकी ओपनिंग एकदम पॉजिटिव वाइब, एनिमे चल रहा बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा बिल्कुल नॉर्मल टोन में हो रहा। लेकिन जैसे ही इस सीजन मतलब इसकी ओपनिंग बदली लगभग 12 एपिसोड के बाद, मैंने कहा ये क्या। मैंने देखा जो इसकी दूसरी ओपनिंग है वो भी डार्क टोन की, और एनिमे ने एकदम डार्क फेस पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या। और तब बाद में जाके पता लगा अच्छा तो ये माजरा था। अब गाइस तुम लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या है भाई इस एनीमे के अंदर जो कि इसने मुझे इतना रुला दिया। तो मैं तुम्हें इसकी स्टोरी ना थोड़ी ब्रीफ में समझाता हूँ। एक बच्चा था कोसारिमा नाम के, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था। वो बचपन से उसकी मम्मी जो है ना, उसे पता नहीं कुछ अजीबोगरीब व्यवहार से उसे ट्रेन कर रही थी पियानो बजाने के लिए। और उनने इतना भयानक इतना खतरनाक पियानो बजाने लगे तो कि वो बिना कुछ देखे बिना ज़्यादा प्रैक्टिस करे ऐसा बजा देता कि बड़े बड़ों के इन्हें छक्के छुड़ा देते। इतना कि लोग बाग आसपास की उसे पता है एक मशीन तक के कहने लग गए थे। लेकिन इस बात के चक्कर में उसका बचपन बहुत ज़्यादा डार्क गुजरा था, क्योंकि जिस टाइम उसे खेलना चाहिए था तब तो उसने बस घर में बैठ के उसकी माँ ने 6 मार पीट करके उसे सिर्फ सिखाया। इस बात के से उसका इतना मतलब उसका बचपन ऐसे गया। अब क्या थे थोड़े दिनों बाद फिर क्या होता था, उसकी मॉम की डेथ हो गई। और फिर उसके बाद मामला कुछ ऐसा पलटा, कुछ ऐसा हुआ कि इसने पियानो बजाना बिल्कुल छोड़ ही दिया। मतलब जो बंदा नंबर 1 था उसने पियानो बजाना छोड़ ही दिया। और आज करंट टाइम पे हालत ऐसे आ गई, जो बंदा इतना बड़ा इस चीज़ में इतना बड़ा खिलाड़ी था है ना, आज उसकी हालत इतनी आ गई वो पियानो दूर की बात, वो पियानो को सुन भी नहीं सकता। उसकी आवाज़ से ही कांपने लग जावे वो। उसे पियानो की आवाज़ सुनाई तक की नहीं देती, जो उसकी वो धुन, ये हालत हो जाए उसकी। अब तुम सोचोगे क्या, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो चीज़ मैंने तुम्हें अभी बताई ना, ये इसके पहले एपिसोड की चीज़ है। क्योंकि ये सब कुछ हमें पहले एपिसोड में बता दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होगी बाकी सब कुछ। अब हम बात करते हैं इस एनीमे के साइड कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसके साइड कैरेक्टर पहले तो आता है इसके ये दो दोस्त। इसके दो दोस्त भाई बिल्कुल अच्छे कैरेक्टर, इनमें भी कोई बुरा नहीं, बिल्कुल काफ़ी अच्छे कैरेक्टर है। मतलब इन सबके अपनी अपनी कुछ खासियत है। इस लड़की की अलग खासियत है तासुबा की, फिर इस वतारी बंदे की अलग खासियत है, बड़ा लोंडीबाज आदमी। फिर वहीं पे सातों सारे के सारे साइड कैरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ तक कि इसके राइवल्स दिए दो, इसके जो दो राइवल है ना, अब मुझे इनमें से एक का नाम पता, लड़की का एमी, लड़ने का मुझे याद नहीं। तो इनका भी कैरेक्टर काफ़ी दोनों का अच्छा था। मैं जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर था ना जो एनिमे सीरीज में, वो था ये काओरी का। मतलब ये इस सीरीज में सबसे ज़्यादा वेल रिटन कैरेक्टर था। और एक तरीके से इस एनीमे की जान भी एक तरीके से तुम कह सकते हो। ये और वो कोसे और जो इनके तो दो दोस्त है ना, ये चार लोग मिलके इस पूरे एनीमे की जो जान है, जो एकदम से ऐसे इसे कुछ इस तरीके से समझो। मतलब इस एनीमे का जो मज़े का हिसाब है ना, वही होता है। इस एनीमे में मज़ा तुम लोग को तभी आता है जिस टाइम ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काओरी से मिलता है। और अगर जिस दिन अगर मिल गई ये चारों जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो, तो भाई फाड़ के रख देंगे इतना ज़्यादा। मतलब फिर इसका ये एनीमे अपने टॉप पे होता है।
अब बात करते हैं इसकी ओपनिंग की। इसकी ओपनिंग, इसके अंदर दो ओपनिंग है। इसकी पहली ओपनिंग भाई जबरदस्त, इसकी पहली ओपनिंग वाकई में जबरदस्त है। अब भाई ओपनिंगों में क्या बताऊँ भाई, देखो ओपनिंगों में हर किसी का अपना अपना टेस्ट हो। मुझे अच्छी लगी, क्या पता भाई तुम्हें लगे, वो बात अलग है ना। अब इसके बाद दूसरी ओपनिंग की तो भाई वो कुछ मुझे ज़्यादा खास लगी नहीं, लेकिन अच्छी वो भी है सुनने के लिए, कोई बुरी नहीं है वो। और अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो भाई इसका बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम मास्टरपीस है। मैं मजाक नहीं कर रहा, जिस टाइम तुम इस एनिमे को देखोगे ना, ये तभी मानोगे कि इसका कितना ज़्यादा खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक है, आप भी हिल जाओगे। कहीं ना कहीं इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ही था जो कि वो एनिमे मुझे इतना पसंद है। देखो भाई मैं अगर बात बताऊँ, मैं उन लोगों में से एक हूँ जो कि मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, मैं ज़्यादा जिस समय एनिमे देखता हूँ ना, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ एनिमेस होते हैं जिनसे मैं दिल से कनेक्ट, मतलब एकदम मैं कनेक्ट हो जाऊँ जिनसे, मतलब एकदम सीधे फोकस उन पर। अब देखो गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें म्यूजिक सुनने का गूज बम्प आते हैं, मतलब कोई सा एनिमे, चाहे आप AOT ले लो, कोई सा ले लो, जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं भी उनमें से हूँ, और शायद यही वजह हो सकती है जो कि मैं इस एनीमे से इतना कनेक्ट हुआ कि मतलब मैं तुम लोगों को कैसे बताऊँ। अगर मुझे तुम्हें बताना हो तो मतलब सुनो, मतलब इसका वो 22वां एपिसोड था, इसका जो लास्ट एपिसोड था, उसके स्टार्टिंग में जो कौ से जो पहली थीम बजाता है ना, मतलब उसका इतना तगड़ा इम्पैक्ट था, इतना तगड़ा इम्पैक्ट था कि तभी उसकी उस थीम बजाए पे मेरे आंसू गिर गए थे। और आगे जाके हालात इतने बुरे हो गए थे कि मुझे वो एपिसोड को रोकना पड़ा, और उसके बाद अपने आंसू वगैरह साफ़ करने पड़े, तब आगे जाके थोड़ी देर रुक के कंटिन्यू करना पड़ा था। और उसके बाद भी सिर्फ रोना ही आया, और क्या देगा भाई यानी ये रोना ही देगा। मतलब कहीं जो इसका नाम है ना, योर लाइन अप्रैल, आप भी सोचते हो कि भाई ये कैसा अजीब सा नाम है, तो जिस समय आप इसे देखोगे ना, आप खुद समझ जाओगे कि आखिर इसका ये नाम भी क्यों है, आप खुद समझ जाओगे। अब गाइस सब कुछ तो हमने बात कर ली, तो गाइस मेरी तरफ से तो फुल्ली रिकमेंड है, तुम्हें जाओ और जाके खुले आम देखो, मज़ा आ जाएगा। अब पता नहीं कि तुम्हें उतना होगा या नहीं जितना मुझे हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें एक आंसू तो भाई देखो, तुम्हें आंसू वगैरह तो तुम आ ही जाएंगे ना, तुम्हारा दिल भी थोड़ा वो हो जाएगा। मैंने जैसा फील किया, जो सब कुछ था मैंने तुम लोग खुलेआम बताया। अब देखो भाई कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि मतलब जो क्या है वे बताते नहीं एकदम से खुले कि हाँ भाई इस चीज़ ने हमें इतना वो करा, इतना रो डाला, कि वे कहीं ना कहीं बताते हुए डरे, थोड़ा शर्मा दे कि हाँ भाई रोने के बारे में। लेकिन भाई देखो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे जैसा लगा मैंने बताया, कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ना मेरे से एकदम कनेक्ट करो। मैंने जैसा एक्सपीरियंस करा मैंने तुम लोग को बताया, इसमें कोई झूठ लगा कि इनने रुलाया सो रुलाया, मैंने इसीलिए ना आपको बताया। लेकिन हाँ, मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग जा ही रहे हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना ना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, ठीक है गाइज। अभी ठीक है, कर देना प्लीज़, ठीक है गाइज, बाय।